तो बच्चों, आज हम सरल आवर्त गति के अंतर्गत सरल लोलक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सिंपल पेंडुलम भी कहा जाता है। और सबसे पहले फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। हमने सरल आवर्त गति पूरा पढ़ लिया। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण, त्वरण समीकरण, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। लास्ट टाइम हमने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जब हम स्प्रिंग से पिंड को लटका देते हैं तो वो किस तरह से उसमें गति होती है, किस तरह से वो दोलन करता है। क्षैतिज तल में भी हमने इसको देखा था। आज हम देखेंगे कि सरल लोलक किस तरह से सरल आवर्त गति करता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो करता है। तो सिंपल पेंडुलम बनाते कैसे हैं, इसको पहले समझना जरूरी है। हम एक आदर्श रूप यदि कहें सिंपल पेंडुलम का, तो यदि किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को पूर्णतः भारहीन, लचकदार और लंबाई में न बढ़ने वाले धागे से बांध करके किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाए और घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था की जाए, तो इस तरह का जो समायोजन है उसको हम कहते हैं सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी पदार्थ के बिंदु आकार के यदि किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को पूर्णतः लचकदार, भारहीन भी कहा जाता है, मतलब बहुत ही हल्का धागा, और अवितान्य, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, अवितान्य इसका मतलब होता है कि लंबाई नहीं बढ़ेगा। जब आप उसको लटकाएंगे दृढ़ धार से और लोलक को लटकाएंगे उस धागे में, तो उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अवितान्य धागे से बांधकर, ठीक है ना, दृढ़ आधार से, भाई हम एक दृढ़ आधार से तो बांधेंगे ही उसको, दृढ़ आधार से लटकाया जाए और घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था की जाए। घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था की जाए, घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था की जाए, तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक कहते हैं। परंतु ये एक आदर्श संकल्पना है। जैसे हम पढ़ते थे इससे पहले के चैप्टर्स में कि आदर्श द्रव होता है जो असंपीड्य और अश्यान हो, परंतु व्यवहार में आदर्श द्रव प्राप्त करना संभव है क्या? नहीं है। उसी तरह से ये एक आदर्श संकल्पना है कि पूर्णतः भारहीन हो, लचकदार हो और अवितान्य धागा हो। ये एक आदर्श संकल्पना है, व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। तो व्यवहार में कैसे इसको बनाया जाता है? वास्तविक रूप में, वास्तव में यदि आपको सरल लोलक बनाना है तो धातु के ठोस गोले को लंबे, हल्के व मजबूत धागे से बांधकर, ठीक है, धागे से बांधकर
दृढ़ आधार से लटकाया जाए, से लटकाकर सरल लोलक बनाया जाता है, सरल लोलक बनाया जाता है। ठीक है ना। मैंने जो आदर्श संकल्पना की थी कि धागा पूर्णतः भारहीन हो, लचकदार हो और अवितान्य हो, ये एक आदर्श संकल्पना है। पूरी तरह से भारहीन तो नहीं हो सकता ना, संभव ही नहीं है। तो वास्तविक में धातु के ठोस गोले को लेते हैं और उसको लंबे, हल्के व मजबूत धागे से बांध करके दृढ़ आधार से लटकाकर जब दोलन कराते हैं तो हमको वास्तव में एक सरल लोलक मिलता है, जिसको हम सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं। देखिएगा उसका चित्र किस तरह से होगा। जैसे कि ये आपका दृढ़ आधार है, ठीक है। अब दृढ़ आधार से आपने एक धागा ले लिया है और यहाँ पर एक ठोस गोला ले लिया है। इसको आप गोले को ए नाम दे दो, ठीक है। उसी तरह से यह जब ये दोलन करेगा तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। सॉरी, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये किस तरह से ये स्थिति हो जाती है, ये आप देख रहे हैं, ये दोलन कर रहा है। हमने यहाँ पर जो पॉइंट होगा, दृढ़ आधार के जिस बिंदु से लोलक को लटकाया जाता है उसको निलंबन बिंदु कहते हैं या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। ये आपका दृढ़ आधार है, ये मजबूत और हल्का धागा है और ये धातु का ठोस गोला है। तो ये संपूर्ण ये जो समायोजन हुआ है इसी को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब दोलन करता है तो बिंदु बी तक गया, इधर जाएगा तो सी तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर आप लोलक को लटकाते हैं दृढ़ आधार पे, वो जो बिंदु कहलाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या निलंबन बिंदु। और ये जो धातु का ठोस गोला है इसको गोलक कहा जाता है या बॉब हम कहते हैं, ठीक है। इसका चित्र का नाम आप बता सकते हैं, सरल लोलक पर कार्यरत बल। सरल लोलक पर कार्यरत बल, ठीक है, सरल लोलक पर कार्यरत बल। चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ, इसको यदि हम लिखना चाहें, धातु के ठोस गोले को, धातु के ठोस गोले को गोलक कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे बॉब कहते हैं, तथा दृढ़ आधार के जिस बिंदु से दृढ़ आधार के जिस बिंदु से लोलक को लटकाया जाता है लोलक को लटकाया जाता है उसे निलंबन बिंदु कहते हैं। निलंबन बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो धातु के ठोस गोले को हम कहते हैं गोलक, अंग्रेजी में बॉब, और दृढ़ आधार के जिस बिंदु से हम इस लोलक को लटकाए हैं इस बिंदु को कहते हैं निलंबन बिंदु या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एस से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है। इसके आगे देखते हैं प्रभावी लंबाई। चलिएगा।
अब हम देखेंगे कि लोलक की प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं। प्रभावी लंबाई जिसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। लोलक की प्रभावी लंबाई, ये जो सरल लोलक है ये निलंबन बिंदु है। निलंबन बिंदु से लेकर ये गोलक का जो गुरुत्व केंद्र है, यहां पर उसके केंद्र में गुरुत्व केंद्र होता है, तो निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की जो बीच की दूरी है, ये इसी को कहते हैं सरल लोलक की प्रभावी लंबाई। निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक, गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की बीच की दूरी को सरल लोलक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है ना, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो अपने पास आप देख रहे हैं कि सरल लोलक हमने निर्माण किया है, धागे से लटकाया है। निलंबन बिंदु से लेकर वो जो गोलक है, गोलक के जो गुरुत्व केंद्र तक की जो बीच की दूरी आ रही है, उसी को ही सरल लोलक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब उसका चूंकि सरल लोलक है तो ये दोलन भी करता है। यदि हम उसको हाथ से विस्थापित करके छोड़ दें तो वो माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगता है। दोलन करेगा तो उसका दोलन काल भी होगा या आवर्त काल भी होगा। तो चलिए देखते हैं आवर्त काल, इसी को दोलन काल भी कह सकते हैं। सरल लोलक को एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लगता है, सरल लोलक को एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है, एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। और आवर्तकाल कहेंगे तो उसे टी से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं या दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। अब हम उसका गति को देख लेंगे कि जब वो दोलन करेगा तो किस तरह से उसमें गणितीय व्याख्या हम कर सकते हैं, है ना। चलिएगा देखते हैं। हम देख लेते हैं सरल लोलक की गति। जब सरल लोलक को माध्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो माध्य स्थिति के दोनों ओर एक वृत्तीय चाप के अनुदिश दोलन करने लगता है। जब सरल लोलक को गोलक यहां पे लिखते हैं, जब गोलक को माध्य स्थिति से
विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह माध्य स्थिति के दोनों ओर माध्य स्थिति के दोनों ओर वृत्ति चाप के अनुदिश दोलन करने लगता है। वृत्ति चाप के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसकी दिशा में दोलन करने लगता है। ठीक है, हम गोलक को माध्य स्थिति से विस्थापित करेंगे, हाथ से ही हम कर देंगे तो माध्य स्थिति के दोनों ओर वो दोलन करेगा, वृत्ति चाप के अनुदिश दोलन करेगा। अब हम उसको समझने के लिए सरल लोलक की गति को देख लेते हैं। सरल लोलक की गति कि किस तरह से दोलन करेगा तो उसकी गति किस तरह से होगा, दोलन किस तरह से होगा, और इससे हम उसका जो दोलन काल है वो कैसे निकाल सकते हैं। चलिएगा देखते हैं। हम एक दृढ़ आधार ले लेते हैं। दृढ़ आधार में यहां पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा जिसको एस कहते हैं, निलंबन बिंदु, और निलंबन बिंदु से ये धागा हम जैसे यहां पर गोलक हम ले लेते हैं और गोलक के गुरुत्व केंद्र से ये जो निलंबन बिंदु है इसके बीच की दूरी को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो प्रभावी लंबाई को थोड़ी देर के लिए हम L मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर इसको हम गोलक के को मान लेते हैं O। ये उसकी माध्य स्थिति हो गई, ये अपना निलंबन बिंदु हो गया, धागे से हम लटका दिए हैं। ये जो गोलक है, जो धातु का ठोस गोला है जिसको हम गोलक कहते हैं, उसकी माध्य स्थिति है। पर जब गोलक दोलन करेगा तो वो माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करता है। तो मान लिया जाए किसी क्षण t पर वो कहां पर आ जाता है, मान लिया जाए वो यहां पर आ जाता है बिंदु P तक। ठीक है, तो ये कितना विस्थापित हो गया, मान लिया जाए इस विस्थापन को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y। हमने इस विस्थापन को मान लिया है थोड़ी देर के लिए y। तो इस स्थिति में यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एक कोण बन जाता है जिसको हम थीटा कहते हैं। जब ये धातु का ठोस गोला जिसको गोलक कहते हैं जब दोलन करता है तो माध्य स्थिति से विस्थापित होता है। तो यहां पर ये बिंदु P तक पहुंच गया है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो बिंदु P तक पहुंच गया है तो धागे के कारण उस पर तनाव भी लगेगा। उस तनाव को हम कह लेते हैं कैपिटल T। ठीक है, कैपिटल T। और यहां पर जो गोलक का जो भार है उसको हम कहेंगे mg, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। और इसके दो घटक होते हैं mg के, एक सीधा कौन सी दिशा में, sp दिशा में mg cos ऑफ थीटा, और ये mg cos थीटा जो घटक है वो धागे के तनाव T को संतुलित करेगा। और यहां पर इसके लंबवत मतलब sp के लंबवत हम मान लें तो ये कैसा हो जाएगा, चित्र को आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका आवर्तकाल निकाल पाएंगे सरल लोलक का। ये लंबवत हम यदि देखें तो ये इस तरह से आएगा, इसको कह लें हम mg साइन ऑफ थीटा। थोड़ा छोटा हो गया, चलिए इसको थोड़ा सा mg, और ये है mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है ये। आप इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं।
तो ये निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र तक के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कह दिए। हम किसी क्षण t पर उसका गोलक की स्थिति को मान रहे हैं बिंदु P पर। इस समय धागे में जो तनाव उत्पन्न हुआ वो T किस दिशा में है, PS दिशा में है। यहाँ पर गोलक का भार भी होगा जिसको हम mg कहते हैं। तो mg को दो घटकों में विभाजित करेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो चलिए इसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, इस चित्र का वर्णन। ठीक है, मान लो S निलंबन बिंदु है, तो बच्चों हम सरल लोलक की गति देख रहे थे। ये चित्र थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा करके हम बनाएं तो ये ज्यादा बच्चों को, आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बड़े रूप में देख सकते हैं। ये मान लिया जाए दृढ़ आधार है, इसका ये निलंबन बिंदु है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, माध्य स्थिति को मैं दिखा रहा हूँ। ये माध्य स्थिति है, मान लिया जाए गोलक का, जो कि धातु का ठोस गोला होता है। और जब ये किसी क्षण t पर मैं मान लेता हूँ, चूंकि ये दोलन कर रहा है, तो यहाँ पर मान सकता हूँ मैं धातु के ठोस गोले को या गोलक को। तो अब जो स्थिति हो जाएगी देखिएगा, ठीक है। इस समय यहाँ पर थीटा कोण बन जाता है। कौन सा कोण बनता है? थीटा कोण, क्योंकि क्षण t पर ये P बिंदु पर आ गई, बिंदु P पर आ गई, तो ये थीटा कोण यहाँ पर निर्मित होता है। तो यहाँ पर धागे पर जो तनाव आता है, टेंशन T, वो जो है PS दिशा में काम करेगा। और इस समय गोलक का भार जो कि mg है वो नीचे काम करता है, नीचे की दिशा में, ऊर्ध्वाधर नीचे। और mg को दो समकोणिक घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे, ये सीधा हम लेंगे, इसको हम कहेंगे mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण बना हुआ है। ये थीटा कोण है OSP, तो ये भी थीटा होगा। तो ये जो घटक होगा जो कि SP दिशा में ही होगा वो हो गया mg cos थीटा। और इसके लंबवत जो यहाँ पर जो घटक है, यहाँ पर एक चीज हम भूल गए कि ये y दूरी विस्थापित हुई है, ये हम मान लेते हैं। और यहाँ पर जो लंबवत घटक जो आएगा उसको हम कह लेते हैं mg sin ऑफ थीटा, mg sin ऑफ थीटा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये गोलक या सरल लोलक का ये चित्र हो गया जो दोलन कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं किस तरह से ये काम करेगा। तो माना कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई हम L मान लेते हैं। ये यहाँ से लेकर के निलंबन बिंदु की जो बीच की दूरी है, ये उसकी सरल लोलक की प्रभावी लंबाई हो गई। L है मान लिए। माना कि S निलंबन बिंदु है, S निलंबन बिंदु है तथा ये जो O है वो उसकी माध्य स्थिति है, O उसकी माध्य स्थिति है। ठीक है, वो उसकी माध्य स्थिति है। तो अब जब दोलन कर रहा है तो किसी क्षण t पर मान लेते हैं कि वो बिंदु P पर पहुंच गया है। माना
किसी क्षण पश्चात जो गोलक है दोलन करता हुआ कहां पहुंच जाता है, बिंदु P पर है, बिंदु P पर है। ठीक है, तो इस क्षण धागे का तनाव, इस क्षण जो ये कोण है, तो इसी क्षण जिस क्षण बिंदु P पर पहुंचा तो वहां कोण निर्मित हो जाता है। कोण कौन सा निर्मित हुआ, OSP। OSP इसको हम थीटा मान लेते हैं। OSP को हमने थीटा मान लिया और ये जो दूरी है O से P तक की दूरी तथा गोलक Y दूरी भी विस्थापित होता है, Y दूरी विस्थापित होता है। ठीक है, गोलक Y दूरी विस्थापित हो जाता है या होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धागे, इस समय जो गोलक पर दो तरह के बल काम करते हैं। दो तरह के बल इस समय गोलक पर दो बल काम करते हैं, कार्य करते हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला तो हो जाएगा आपका कि ये जो तनाव है, धागे का तनाव T, धागे का तनाव T कौन सी दिशा में, PS दिशा में, PS दिशा में, धागे का तनाव T PS दिशा में। दूसरा हम जो बल काम करेगा गोलक पर वो कौन सा है कि गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर, गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर काम करता है। तो इस तरह से दो बल इस गोलक पर काम कर रहे हैं। एक तो धागे का तनाव PS ऊपर की ओर काम कर रहा है और mg जो गोलक का भार है ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर काम कर रहा है। इसके आगे हम देखेंगे कि mg को दो समकोणिक घटकों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। mg को दो घटकों में विभाजित करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा mg cos थीटा। कौन सी दिशा में है, आप चित्र देख के बता सकते हैं। SP दिशा में है, SP दिशा में है, तनाव बल की विपरीत दिशा में। दूसरा आप बोल सकते हैं mg sin थीटा, और ये जो है SP दिशा के लंबवत है, SP की लंबवत दिशा में। यहां पर आप देखेंगे कि mg cos थीटा SP दिशा में होगी, mg sin थीटा SP के लंबवत दिशा में हो गई। ये mg cos थीटा करता क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो धागे में तनाव उत्पन्न हुआ है T, उसके विपरीत दिशा में है। T तो आपका PS दिशा में है, जबकि mg cos थीटा SP दिशा में है, लेकिन एक ही रेखा पर काम कर रहे हैं। तो ये mg cos थीटा जो घटक है ना, ये धागे के तनाव T को संतुलित करने का काम करता है, संतुलित कर दिया उसको। दूसरी चीज mg sin थीटा क्या करता है, mg sin थीटा जो कि SP के लंबवत दिशा में है,
ये जो है गोलक को माध्य स्थिति में वापस लाने का प्रयास करता है। माध्य स्थिति है आपकी बिंदु O, अभी पहुंच गई है बिंदु P तक, तो ये mg sin थीटा के कारण उसको वो कहां तक लाने का प्रयास करता है, उसको बिंदु O तक लाने का प्रयास करता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, घटक mg sin थीटा गोलक को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। लाने का प्रयास करता है, अतः इसे, इस घटक को हम कहेंगे प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल कहते हैं। और प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। यहां पर mg साइन थीटा चूंकि माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि गोलक पर प्रत्यानयन बल लग रहा है। ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पर विस्थापित हुआ है इस दिशा में और माध्य स्थिति में लाने का प्रयास हो रहा है इस दिशा में, तो विस्थापन के विपरीत है ये प्रत्यानयन बल, इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह आता है। इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पहला समीकरण। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। यदि थीटा कोण को हम छोटा मान लें, जो थीटा कोण हमने लिया हुआ है उसको छोटा मान लें, तो क्या होगा। यदि थीटा कोण छोटा हो तो साइन थीटा का मान जो है बराबर हो जाएगा थीटा के। तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में यदि हम मान रख देते हैं तो अपना जो बल हो जाएगा प्रत्यानयन बल, वो हो जाएगा माइनस mg थीटा। जो अपना जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा mg थीटा, क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर हो गई है। इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। आगे देखते हैं इसके। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम देख लेते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम देख लेते हैं। तो कोण है थीटा, चाप क्या है देख लीजिए, थीटा के सामने की जो विस्थापन है, ये जो दूरी y है, यही है आपका चाप। तो इसको मान लेते हैं y हमने माना हुआ है, y बटे त्रिज्या। त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी SP, और SP मतलब धागे की लंबाई है, सॉरी धागे की प्रभावी लंबाई, तो इसको L हम कह सकते हैं त्रिज्या को। ठीक है, तो थीटा बराबर हो गया y अपान L। इसको समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं इधर। समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो हमारा जो f हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस mg। थीटा का मान है y अपान L, mg y अपान L। और इसको अब मान लेते हैं हम समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, इसको हम मान लिए समीकरण तीसरा। अब चूंकि गोलक दोलन कर रहा है तो उस पर त्वरण भी काम करता है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम लगा लेते हैं। न्यूटन की गति के
द्वितीय नियम से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, गोलक पर लगने उत्पन्न जो त्वरण होगा उसके लिए बल F बराबर m इंटू अल्फा। यहां पर m गोलक का द्रव्यमान है हम मान लेते हैं, इस गोलक का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं कि उसका द्रव्यमान m है, इसको मान लेते हैं चौथा, और समीकरण तीसरा और चौथा से ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण तीसरा और चौथा से ठीक है, तो ये हो जाएगा mg y बाई एल बराबर m अल्फा। ये हो जाएगा, यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस जी वाई अपान एल, और इस समीकरण को हम मान लेते हैं पांचवा समीकरण। यहां पर आप देख रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण इस स्थान के लिए नियत राशि है ना, और ये आप देख रहे हैं एल प्रभावी लंबाई, जो सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है। जो भी प्रभावी लंबाई है वो निश्चित राशि है, एक नियत राशि है। तो हम बोल सकते हैं इस समीकरण से कि जो त्वरण है अल्फा वो अनुक्रमानुपाती है किसके, विस्थापन y के। हम ये कह सकते हैं कि जो गोलक पर उत्पन्न त्वरण है वो उसके हुए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, और उसकी दिशा किस दिशा में है, माध्य स्थिति की ओर है। ऋण चिन्ह ये बताता है कि त्वरण की दिशा और विस्थापन की दिशा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सरल लोलक की गति भी आयाम कम होने पर सरल आवर्त गति होती है, और ये इस बात से सिद्ध होता है। अब यदि सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल भी निकलेगा। चलिए निकाल लेते हैं, बहुत छोटा सा इसका आवर्तकाल है, उसको भी निकाल लिया जाए। अब आवर्तकाल हम देख लेते हैं। और आवर्तकाल का सूत्र होता है 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण का वर्गमूल। ये हमने देखा था लास्ट टाइम। आवर्तकाल को कैपिटल टी से दर्शाए हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई विस्थापन क्या हुआ है, y हुआ है विस्थापन, अपान त्वरण क्या हुआ है, अल्फा, और y अपान अल्फा का मान हम देखेंगे, इसको छठवां मान लेते हैं। हमने जो समीकरण 5 देखा था उससे अल्फा का मान हमको मालूम होना चाहिए। समीकरण 5 से अल्फा का मान समीकरण 6 में रखने पर ठीक है, और अल्फा का क्या मान था, माइनस जी वाई बटे एल। तो ये हो जाएगा, माइनस को यदि वहां से छोड़ दें तो ये हो जाएगा y अपान अल्फा का मान था माइनस जी वाई बटे एल। ठीक है, जी वाई बटे एल। तो यहां से ये y और y कैंसिल हो जाएगा। माइनस को मैंने छोड़ दिया है, बताया, इसको नहीं लेते। तो ये हो जाएगा L ऊपर चले जाएगा, तो L अपान जी हो जाएगा। तो कैपिटल T का क्या मान आ गया, जो सरल लोलक का आवर्तकाल है उसका सूत्र आ गया 2 पाई, L ऊपर चला जाएगा तो L अपान जी का वर्गमूल। और इसको हम समीकरण 7 मान सकते हैं, सीधे में इसको 7 मान लेना। तो ये जो समीकरण 7 है ये सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है, और इसी सूत्र की सहायता से हम सरल लोलक का आवर्तकाल निकाल सकते हैं। कब,
जब हमको उसकी प्रभावी लंबाई पता हो और गुरुत्वीय त्वरण का मान भी पता हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सरल लोलक किस तरह से गति करता है और उसकी गति किस तरह से आवर्ती गति होती है, सरल आवर्ती गति होती है, और किस तरह से उसका हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। आपको चित्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। इसके आगे इससे पर आधारित हम कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।